मायके में पुलिस से ताल्लुक था, तो जब ससुराल मिली तो वकीलों का जमावड़ा था। एक हाउसवाइफ थी, शादी होने के बाद ससुराल में आती हैं, ससुराल में आने के बाद पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, ससुराल में रहकर पूरी पढ़ाई करती हैं। एक घटना हो जाती है, उस घटना के बाद समाज सेवा में एक ऐसा नाम चमकता है मुजफ्फरनगर जिले में, जिसका नाम बीना शर्मा है। आप सास बहू के किस्से सुनते होंगे कि सास और बहू में अक्सर विवाद होता है, लेकिन बीना शर्मा के जो सामाजिक सेवा है उसके क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में उनकी सास का अहम रोल रहा। तो बहुत सारे किस्से हम जानने और सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सी लड़की मुजफ्फरनगर जिले की समाज सेवा में बड़ा नाम बन जाती है और मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहती। जब अखिलेश सरकार 10-90 योजना लेकर के आती है महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, तब बीना शर्मा को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण कराया जाता है और उनसे महिलाओं और बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है। बीना शर्मा लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पर्यटन संस्था मुजफ्फरनगर की बड़ी संस्था है, उससे भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ी है। और बीना शर्मा बच्चों की पढ़ाई से लेकर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है और इस क्षेत्र में लगातार काम करती है। आज बीना शर्मा जी का जन्मदिन है, हम उनके आवास पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आम साधारण सी लड़की बीना शर्मा ने कैसे ससुराल में पढ़ाई पूरी करके MA किया, BEd किया, टीचर बनी और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में है। बीना जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो एक आम लड़की बीना शर्मा, बरेली में आपकी शादी होती है, मुजफ्फरनगर आ जाती है, तो कौन सा ऐसी एक घटना है जो बना देती है कि बीना शर्मा मुजफ्फरनगर नहीं आसपास के जिलों की भी बड़ी समाज सेवा के तौर पर जानी जाती है? तो वो कौन सी घटना थी जो बीना शर्मा के साथ हुई और बीना शर्मा आम गृहिणी से समाज सेवा के क्षेत्र में आई? देखिए, मुझे इतना ज़्यादा नहीं ख्याल है। हमेशा से मेरी कोशिश ये रही कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं और बस मैंने एक 70 में एक बच्चे को पहली बार, मैंने गरीब बच्चा था, ज़रूरतमंद था, उसको पढ़ाई का नहीं हो पा रहा था 1970 में। 1970 में। तो मैंने उसको पहली बार उसे पढ़ने के लिए भेजा और उसके बाद अगले साल उसकी बहन को भेजा और बस फिर एक ये सिलसिला चलता ही गया। अब ऊपर वाले की मेहर से जितना हो जाता है, अपनी तरीके से जितना मैं कर पाती हूँ, उतने बच्चों का पूरे साल का पढ़ाई का करके, तो मुझे ये खुशी है कि कई बच्चे अब तक, तब से अब तक में बहुत से बच्चे पढ़ाई करके, काफ़ी अच्छी पढ़ाई करके और निकल चुके हैं और अपने अपने कहीं नौकरी में हैं, कहीं अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि देख कर के लड़कियां भी हैं, अच्छे घरों में चली गई हैं या वो शादी के बाद भी नौकरी कर रही हैं, तो ये खुशी होती है कि, क्योंकि देखिए सबसे पहली ज़रूरत है एजुकेशन। अगर हम किसी को एजुकेशन दे पाते हैं तो मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा दान कोई दान नहीं है। उसके बाद ये है कि ज़िंदगी तो अपने आप संवर जाती है। बीना जी, आप एक बात बताइए, जब आप लड़कियों को, लड़कों को, गरीब जो लड़के हैं उनको पढ़ाती हैं और जब वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं, कोई डिग्री हासिल करते हैं, अपनी आजीविका जुटाने में जुट जाते हैं, तो कैसा लगता है, कैसी खुशी लगती है? बहुत खुशी होती है, ये लगता है अपना ही बच्चा, क्योंकि ये सब अपने ही बच्चे हैं ना। जब इनके लिए मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, इनकी पढ़ाई के लिए और इनकी अपब्रिंगिंग के लिए, फिर मेरा ये भी रहता है कि ये इसके बाद में जो भी ये करना चाहें, तो उसके बाद में फिर उसमें भी मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं इनको किसी तरह सेटल भी करवा सकूं। और लड़कियां हैं तो उनकी शादी भी करने में जो सहयोग मेरे से होता है वो भी बनता है। तो बीना जी, एक बात बताइए, परिवार में पुलिस का माहौल था, आपके पिताजी भी पुलिस में थे, परिवार के कई लोग पुलिस में थे। जब आप ससुराल में आई, मुजफ्फरनगर आई बरेली से शादी होके, तो यहाँ एक वकील का माहौल था, तो दोनों माहौल में कैसे एडजस्ट बीना शर्मा हुई और उसके बीच में समाज सेवा, मतलब तीनों अलग अलग क्षेत्र एक साथ आपने किए? देखिए, बड़ा मतलब आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसको तो मैंने आज तक कभी जवाब सोचा ही नहीं और बस सब होता चला गया, क्योंकि कभी इस तरीके का नहीं। अभी देखिए आजकल के कुछ हालात पे मैं पहले बात बताऊं आपको कि मैं पिछले 25 साल से, जब से यहाँ पर राजेश राय जी ने पुलिस विभाग में परिवार परामर्श केंद्र महिला ऐच्छिक ब्यूरो का गठन किया था, जो SSP थे यहाँ राजेश राय जी थे, तो उन्होंने, जब से उन्होंने गठन इसका किया था, डे 1 से मैं इसकी मेंबर हूँ और टचवुड अभी तक हूँ, तो 25 साल से। तो मैं अब धीरे धीरे, जैसे मैं देख रही हूँ ना कि एडजस्टमेंट की कमी हो रही है,
लड़कियों में भी लड़कों में भी। हर आदमी बस ये चाहता है कि अगर अपनी मर्जी का नहीं है तो बस फौरन छोड़ दो या तोड़ दो रिश्ता। हर कानून भी बड़े आसान होते जा रहे हैं, तलाक के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। लेकिन उस टाइम में जॉइंट फैमिली थी, पूरा बड़ा परिवार था, भरा पूरा था, सब लोग साथ रहते थे और बहुत अच्छा। तो मतलब ये तो कभी दिमाग में ही नहीं आया कि कैसे मतलब सब चल रहा है, बस होता गया। और तो परामर्श के हाँ, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और परामर्श केंद्र में भी देखिए मैं तब से जा रही हूँ, मुझे कभी, मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए नहीं, घर में हमेशा एनकरेज किया, मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे ससुराल वालों ने भी, मेरे बच्चों ने भी, सबने मुझे बहुत एनकरेज किया हर परामर्श केंद्र में आप हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा आपको आसान लगता होगा, क्योंकि परिवार में पुलिस का काम करते हुए देखा, ससुराल में वकालत करते हुए देखी, तो बड़ा आसान केस को सुलझाने में, निपटाने में बड़ी आसानी होती होती बिना शर्मा को। हाँ, वो लगता है आसान दिखता है, वैसे इतना आसान होता नहीं है। जब कोई चीज़ प्रैक्टिकल सामने होती है ना, जब दूसरों को समझाना होता है, तब बड़ा मुश्किल होता है। और हालात जब ऐसे हों कि बीच में एक कुर्सी छोड़ के बैठेंगे पति-पत्नी इधर-उधर मुँह करके, बस ये तलाक दिला दो, हमें तो तलाक दिला दो। उन हालात में अगर हम उनको एक कर पाते हैं कुछ सिटिंग्स के बाद समझा-बुझा के, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी समाज सेवा है। क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं देखिए यहाँ पे जुवेनाइल मजिस्ट्रेट रही हूँ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सदस्य रही हूँ और किशोर इसकी ये बाल कल्याण समिति की चेयरमैन रही हूँ। तो मैंने ये देखा है वहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कि जो हमारे सामने बच्चे क्रिमिनल्स लाए जाते थे, जिन्हें क्रिमिनल्स आप कहेंगे, अपचारी बोलते हैं, क्रिमिनल्स नहीं बोलते, हाँ, बाल अपचारी जो लाए जाते थे, उनमें अधिकतर ऐसे होते थे कि जो टूटे परिवारों से आ रहे थे, जिनके माता-पिता साथ नहीं रह रहे होते थे या परिवार में कोई एक नहीं होता था। तो मुझे ये लगता है कि हमेशा भई बना के चलना है परिवार में, सबको मिल-जुल कर के रहिए। और अगर आप भई जब आप एक बार माँ-बाप बन गए हैं, तो फिर माँ-बाप की हैसियत से सोचिए, बिल्कुल पति-पत्नी की हैसियत तो भूल ही जाइए। इस हिसाब से करके देखिए हर घर में हर जगह बात मतलब होती आपका है। आपका यह कहना है कि जो पति पत्नी है, उन्हें कहीं ना कहीं जब बच्चे हो जाते हैं तो उस बात को समझना चाहिए, पति पत्नी के रूप में नहीं, माता पिता के रूप में उनको माता-पिता समझना के चाहिए। रोल में उनको ये समझना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य अब उन्हीं के हाथ में है। मैं इस सिलसिले में आपको एक छोटी-सी घटना ज़रूर बताना चाहूँगी। एक केस सामने आया था मेरे, ऐसा अभी कुछ सालों पहले की बात है। पति-पत्नी थे, उनका ऐसे 7-8 साल का लड़का था एक। वो उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंसेस थे, वो लोग अलग रह रहे थे 2 ढाई साल से। और बेटा जो था वो माँ के साथ रहता था। वो वहीं आते थे, मीटिंग में ही आते, वहीं पे आते थे। और जब वो दोनों बैठते थे तो बच्चा बीच में बैठा होता था। मैं जब उन्हें दोनों को समझाती थी, तो मैं जब वो लड़का कुछ बोलता था हस्बैंड, तो वो अपने पापा का मुँह देखता था। और जब मम्मी कुछ बोलती थी तो वो मम्मी का मुँह देखता था और मैं बोलती रहती थी तो मेरा मुँह देखता रहता था। कई सिटिंग्स के बाद अल्टीमेटली, जबकि उनका तलाक का मुकदमा पड़ा हुआ था कोर्ट में, लेकिन मैंने मतलब मुझे सफलता हासिल हुई और मैंने उन्हें साथ जाने के लिए मना लिया। जिस समय वो लोग उठ कर के चले हैं, मैंने कहा भई हाथ मिलाओ, अब सही से रहना, अब बिल्कुल कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देना और कोई बात नहीं। तो जिस समय वो लोग उठ कर के चले हैं, तो बच्चा वहीं बैठा रहा, वहीं खड़ा हो गया अपनी जगह से, लेकिन वो बाहर नहीं गया। वो दरवाजे के पास पहुँच गए, उन्होंने कहा बेटे आओ, तो बेटा उठा और उठ के आके मेज़ के साइड से चक्कर काट के मेरे आके उसने पैर छुए और आँखों में उसके आँसू थे और वो कहता है थैंक यू आंटी। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं अभी भी वो बात मुझे याद करके मुझे रोना आ जाता है। और मैंने उसके बाद इतना डाँटा। मैंने कहा देखा, तुम लोग ये समझते हो कि बच्चे कुछ नहीं समझते, बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बच्चे हर चीज़ को समझते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने कहा आपने देखा, आप तो ये सोच रहे थे बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन आपने देखा कि बच्चे को कितना तो मन को संतुष्टि मिलती है कि इस तरह जब बहुत परिवार जुड़ता है। बहुत संतुष्टि मिलती है। ये लगता है कि बस अगर जीवन में कुछ पाया है तो यही है कि कोई परिवार बस जाए, लोग साथ रहें,
हंसी खुशी, किसी को कोई अगर ज़रूरत है तो भाई जो कर किया जा सकता है कर रहे हैं। देखिए चलिए, आज आपका जन्मदिन भी है, कुछ सवाल पूछेंगे। अक्सर ये होता है कि सास बहू के बीच विवाद रहता है, जी जी आमतौर पर यही सूरत रहती है, लेकिन आपकी सास का अहम योगदान आपके करियर में बिल्कुल, बताया जाता है, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। किस तरह का योगदान उनका रहा? जी, देखिए आज मैं जो कुछ भी हूँ या आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं या लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ क्योंकि कभी भी ये बात पूछी जाती है। लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम था जहाँ मुझे सम्मानित किया गया था, मुख्यमंत्री जी भी थे उस टाइम, अखिलेश जी थे। वहाँ पर भी यही मुझे बिठा कर के वहीं पे भी यही पूछा गया था कि आपकी सफलता में किसका योगदान है? मैंने कहा आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपनी सासू माँ की वजह से खड़ी हूँ। अगर वो नहीं चाहती, जबकि वो बेचारी खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो खुद 8वीं थी, लेकिन उनको ये था कि हमें सबको पढ़ना चाहिए। और जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं उस टाइम बीए में पढ़ रही थी बरेली कॉलेज में, तो मुझे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेजा। यहाँ आने के बाद मुझे एमए करवाया एसडी डिग्री कॉलेज से और बीएड करवाया डीएवी कॉलेज से। और मैं रेगुलर जाती थी जबकि मेरा बच्चा छोटा था, मगर वो खुद देखती थी, कहती तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम किसी चीज़ में ध्यान मत दो। तो अहम योगदान सास का अहम आपकी है। योगदान उनका, कभी भी मैंने कुछ भी करना चाहा, कहीं भी जाने की, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, हमेशा एनकरेज किया। लगातार आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगातार फील्ड में रहती है, जी। गांव दर गांव जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप हमेशा चिंतित रहती हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे एजुकेशन हासिल करें। तो ये प्रेरणा बीना शर्मा में कहाँ से आई, और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने के लिए, जागरूक करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बीना शर्मा किस तरह से काम करती हैं? देखिए प्रेरणा का तो जहाँ तक है कि समाज सेवा की प्रेरणा, या क्या आप समझ सकते हैं कि पापा मेरे जो थे वो मैंने आपको बताया पुलिस में थे, पुलिस ऑफिसर थे। और जब वो जाते थे गाड़ी में, तो जब वो सर्दी में जब वो वापस लौट के आए होते थे गाड़ी में, तो कभी भी जो गरम वो चादर जो हुआ करती थी ओढ़ने की ऊपर से या कुछ, तो कभी उनके पास कभी वापस नहीं आई। रास्ते में कभी किसी को दे दी, कभी किसी को दे दी, ये तो उनका रोज़ का काम था। तो मतलब ये है कि ये समझ सकते हैं कि हर एक के लिए जो करने की भावना शुरू से, मतलब वहाँ भी देखिए मम्मी-पापा को भी, तो कहीं न कहीं यहाँ जो भी देखा, आपके हाँ, पिता का भाव था पिता कि का, बेटी ने एक मम्मी पिता का, के भाव हाँ, को एडॉप्ट बिल्कुल, किया और बिल्कुल, उसको अपने बिल्कुल। जीवन में उतारा। उसको अपने जीवन में उतारा, वह प्रयास यही रहा है। और बस ये है कि सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए तो मन में बस एक था कि करना है, लड़कियों को जागरूक करना है, इन्हें पढ़ाना लिखाना है। मेन चीज़ थी उस टाइम पढ़ाई, क्योंकि देखिए आज से 40 साल पहले इतना एजुकेशन लड़कियों के लिए नहीं थी। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि एजुकेशन के साथ तो फिर अपने आप ही और बहुत सी बातें पता चल जाती हैं। फिर तो ये है कि अब बहुत सी बार ये भी होता है कि कहीं कोई लेडी खोई हुई मिल गई है, कहीं कोई बच्ची खोई हुई मिल गई है, कहीं कुछ है, तो उसके लिए मतलब लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, तब भी मैं उसके लिए जी जान से पीछे पड़ जाती हूँ कि किसी तरह से उसके घर का पता लगा के। तो वो भी मैंने बहुत सी जगहों पे, ऐसी जगहों पे पहुँचाया है। कहीं कोई वहाँ का था, गोवा की भी फैमिली आई थी, कहीं पश्चिम बंगाल की भी थी कोई लेडी, कहीं मतलब अलग-अलग स्टेट्स की, या कहीं तो वो अपने घर जैसे पहुँच जाती है, तो वो भी बहुत खुशियाँ हासिल तो होती अखिलेश सरकार ने एक 10-90 योजना बनाई थी, महिला सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाज़त के लिए। आप भी उसमें लगातार घूमती रही, महिलाओं को जागरूक जी, करती रही, मुझे नवनीत जी के, अलग-अलग जिलों में गई। तो कैसे आप 10-90 के लिए काम करती थी? जी, मुझे यहाँ पर जब नवनीत सिकेरा जी का जब यहाँ पर एज़ एसएसपी जब उनका पोस्टिंग हुआ, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे काम करते हुए देखा कि मैं महिलाओं के लिए और कितना लड़कियों के लिए काम कर रही हूँ। तो जब 10-90 योजना उन्होंने बनाई, तो वही उसके ओवरऑल इंचार्ज थे। तब उन्होंने मुझे उसका पूरे यूपी का एसोसिएट बनाया था, और उस पूरे यूपी का एसोसिएट बनाने में मैंने भी फिर पूरी जान लगा दी थी कि सब जगह लड़कियों को मैं जितना जागरूक कर सकूं। मैं पूरे यूपी में अलग-अलग ज़िलों में गई हूँ, और मैं अपने स्तर पर गई हूँ। देखिए मैंने कभी किसी से कोई, ना सरकार से, ना किसी पार्टी से, ना किसी से कभी कोई चार्ज नहीं कभी लिया कि मुझे आने-जाने का खर्चा चाहिए या किराया चाहिए, कभी नहीं। मैं अपने स्तर पे ही मैंने जो कुछ किया है मैं सब महिलाओं के लिए आप लगातार काम करती है, जी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए आप लगातार फील्ड में रहती है। तो 10-90 योजना अच्छी थी अखिलेश यादव की?
नहीं, महिलाओं के लिए तो जो सुरक्षा के लिए योजना आएगी वो सभी योजना अच्छी है। वो भी बहुत अच्छी योजना थी और वो तो अभी भी चल रही है। 1090 पे अभी भी कॉल करें, लड़कियां तो मदद मिलती है। तो योजना तो अभी भी चल रही है और भी है अब तो। और भी अच्छा ये है कि अगर कोई भी लड़की किसी प्रॉब्लम में है, कहीं भी है, और कोई लड़की है, कोई आदमी है, कहीं भी कुछ भी है, तो 112 आप कॉल कीजिए। हमारे यहाँ की तो मुजफ्फरनगर की जो 112 की जो है पुलिस, वो समझिए पूरे यूपी में टॉप पे है। तो बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देती है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है उस तो पर। बीना जी, आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार लंबे अरसे से काम करते रही, परिवार में किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार बढ़ती रही, काम करती रही? आपके सामने है मेरे पति देव। इनका सपोर्ट मुझे हमेशा, मैंने अभी आपको बताया, हमेशा मेरे पति का सपोर्ट मेरे साथ रहा है और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का हमेशा पूरा सपोर्ट। अपने जन्मदिन पर एक क्या मैसेज समाज को देंगी, इस मुजफ्फरनगर को, इस उत्तर प्रदेश को, एक मैसेज बीना शर्मा का, जिन्होंने 55 साल समाज सेवा में बिताए, लड़कियों की सुरक्षा के लेकर, गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर तमाम तरह के आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किए हैं, तो क्या एक मैसेज बीना शर्मा का होना चाहिए अपने जन्मदिन पर कि समाज में लड़कियों के लिए किस तरह से किया जाना चाहिए, पति पत्नी को किस तरह से पिता और माता के तौर पर सोचना चाहिए, अपना घर परिवार खराब नहीं करना चाहिए? देखिए, जो बात अभी आपने कही, सबसे पहली तो बात यही है कि जब माता पिता बन जाते हैं तो वो पति पत्नी की हैसियत भूल के उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि उनके भविष्य के लिए उनको क्या बेहतर रहेगा, क्या उनको करना है। और क्योंकि अगर बच्चों के साथ माता पिता नहीं होते हैं, कोई एक भी नहीं होता है, तो उनका भविष्य खराब हो जाता है, बच्चे किसी भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। लड़कियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए विशेष रूप से मैं मतलब ये कि पढ़ाई खूब करें, खूब मेहनत करें और मेहनत और ईमानदारी के साथ नौकरी करें, अपने पैरों पे खड़ी हों, शादी करें, सब है, अपना परिवार देखें। उनके हम कानूनी अधिकार उन्हें हम रोज़ बताते हैं और उन्हें खूब मालूम है, लेकिन कभी भी अपने अधिकारों का कभी मिसयूज़ ना करें, कभी गलत उनको कभी प्रयोग ना करें। और जो भी कुछ है, क्योंकि गलत उपयोग करने से वो रोज़ाना फिर एक्ट्स में अमेंडमेंट होते हैं और जो सही में जो ज़रूरतमंद होता है फिर उसकी भी मदद नहीं हो पाती, ये लगता है कि ये भी गलत कह रही है। कहीं ना कहीं महिलाओं को, लड़कियों को गलत आरोप लगाकर किसी के खिलाफ नहीं मुकदमा लिखाना नहीं चाहिए, करना चाहिए। उससे एक पूरा फ्रेम में पुलिस प्रशासन का एक फ्रेम बन जाता है कि नहीं, ये जो सही होता है कि उसको भी लगता है यही गलत हो सकती जी, है। जी, जी। और अपने आप को कानूनी अधिकार ज़रूर मालूम होने चाहिए, लेकिन आप अपने कर्तव्य ना भूलें। कभी ये मत भूलिए कि आप एक महिला हैं और आपको महिला होने के नाते आप एक परिवार की धुरी हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए वहाँ पे परिवार का। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि लड़कियाँ कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें और हमेशा अपने कानूनी अधिकारों का जब भी ज़रूरत है तो उनको वो इस्तेमाल करें। और अब तो इतनी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो कभी भी ज़रूरत हो तो उनको प्रयोग में करें। और एक चीज़ मैं लड़कियों भी और लड़कों के लिए भी ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ कहीं कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, कहीं भी कुछ होते हुए देख रहे हैं, तो उसकी मदद करें, उसकी वीडियो ना बनाने में लगें, उसकी मदद करें। हो सकता है जब 2-4 लोग अगर मदद करने आएँगे आगे तो शायद दूसरे की जान बच जाए। ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल, उन्हें देख के दिल दुखता है। तो हमारे साथ परिजन संस्था के असद फारूकी भी है। असद जी, बीना शर्मा जी आपके संगठन से जुड़ी है, आज जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे, किस तरह का आप देखते हैं कि बीना शर्मा जी ने समाज सेवा में क्या किया? सबसे पहले तो मैं अपनी आंटी बीना जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर उनको सेहत के साथ दीर्घायु करे। और क्योंकि अब संस्था के चेयरमैन समर्थ प्रकाश जी और प्रेसिडेंट मुकेश अरोड़ा जी को भी आना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने मेरे भेजकर बधाई का संदेश भेजा है कि आंटी जी के पास जाइए और आंटी जी को हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और दूसरा, हमेशा इनका सहयोग साथ हमारी संस्था के साथ रहा है और उम्मीद करता हूँ हमेशा साथ रहेगा।
तो ये बीना शर्मा थी जिनका जन्मदिन था, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में 55 साल गुजारे, बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम किया है। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। खोजी न्यूज़ पर लगातार इस तरह के इंटरव्यू खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल खोजी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।